शादी के बाद एक दिन प्रीति जैसे ही नहा धोकर तैयार होकर सुबह कमरे से बाहर निकली तो उसका देवर उसे घूर घूर कर देखने लगा और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोला कि मुझे दूध पीना है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रीति बुरी तरह से घबरा गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है। वह उसके करीब आता जा रहा था और प्रीति को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था और बार बार यही रट लगाए हुए था कि मुझे दूध पीना है। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख प्रीति के हाथ पैर कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे और वह लगातार जिद करता जा रहा था कि मुझे दूध पिलाओ। उसके बाद जैसे ही अचानक वह उसके करीब आया और उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसकी ननद आ गई और उसे अपने कमरे में ले गई। यह सब देखकर प्रीति के दिमाग में बहुत ही गलत ख्याल आने लगे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका देवर उसे देखकर इस तरह से क्यों बोल रहा था। तभी उसकी सास वहाँ आ गई और फिर उन्होंने उसे जो बताया उसे सुनकर तो प्रीति चौंक गई। उन्होंने कहा कि उसके देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बस इसी वजह से वह ऐसी हरकतें कर बैठा। उसकी सास ने उसे समझाया कि वो अपने देवर की किसी भी बात का बुरा ना माने क्योंकि वह तो दिमागी मरीज है। पर तुम तो समझदार हो, प्रीति ने अपनी सास से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपने देवर की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। प्रीति मन में यही सोचने लगी कि इसी वजह से वह मुझसे इस तरह की बात कर रहा था, वरना कोई ठीक ठाक इंसान अपनी भाभी से इस तरह से कैसे बोल सकता है। लेकिन उसे यह चीज़ बहुत अजीब लगती थी कि उसका देवर उसे जब भी देखता था तो घूर घूर कर उसके सीने की तरफ देखकर दूध पीने की जिद करने लगता था, जिस कारण वो बुरी तरह से घबरा जाती थी। लेकिन वो खुद को समझाती थी कि उसे उसकी इस बात का बुरा नहीं मानना है क्योंकि उसमें यह समझ ही नहीं है कि किससे क्या कहना है। लेकिन वो यही सोचती थी कि उसका देवर उसे देखकर इस तरह की जिद क्यों करने लगता है। घर का सारा काम निपटाकर प्रीति अपने कमरे में आराम ही कर रही थी कि तभी उसकी सास कमरे में आ गई। उन्हें अचानक से कमरे में देख वो थोड़ा सा चौंक गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? उसकी सास उससे कहने लगी कि मैं तुमसे एक बात कहने आई थी। प्रीति ने कहा, बताइए क्या बात है? तो वह उससे बोली कि देखो बहू, मेरी बात का बुरा ना मानना, तुम्हारा जिस्म भरा भरा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वह कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर देता है। इसीलिए तुम जब भी अपने कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढककर निकला करो। वो खामोशी से उनका मुंह ताकने लगी। उन्होंने जो भी कहा उससे उसे हैरानी हो रही थी। वो सोचने लगी कि अगर वह इतना ही पागल है तो फिर उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाते। लेकिन खैर, सास की बात इतनी भी बुरी नहीं थी, उसे वाकई इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। प्रीति ने सोचा कि अब वो उनसे इन सब चीज़ों को लेकर क्या सवाल जवाब करे। उन्होंने उसे सही बात समझाई है, उसे खुद अपने पहनने और उठने बैठने का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद वो कोशिश करने लगी कि अपनी सास को कुछ भी कहने का मौका ना दे। ये कहानी प्रीति की है। प्रीति 28 साल की हो चुकी थी पर अभी तक उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आया था और फिर जब एक पहला रिश्ता आया तो प्रीति की माँ ने उसके लिए हाँ कर दी और कोई ज़्यादा छानबीन नहीं करवाई क्योंकि पिछले 3 सालों से उसकी शादी की बात किसी से बन नहीं रही थी। प्रीति की माँ को तो यहाँ तक कि यह लगने लगा था कि शायद किसी ने उस पर कुछ जादू टोना करवा दिया है जिसकी वजह से उसकी शादी की बात जहाँ भी चलती थी टूट जाती थी। इसीलिए इस बार इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। प्रीति भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। उसके
उसके ससुराल वालों को शादी की बहुत जल्दी थी और प्रीति की माँ ने भी उनकी हैसियत के मुताबिक ही जल्दी ही उसकी शादी कर दी। शादी के बाद ही उसे यह पता चला कि उसका पति तो विदेश में नौकरी करता है, इसीलिए वह शादी के कुछ ही दिनों बाद वापस विदेश चला गया। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानी थी क्योंकि उन्होंने उसे शादी से पहले आखिर यह बात क्यों नहीं बताई कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है। जब उसने अपनी सास से इस बारे में पूछा कि आप लोगों ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वह एकदम से घबरा गईं और उसकी इस बात को नज़रअंदाज करने लगीं। लेकिन जब उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो प्रीति ने एक बार फिर से अपने इस सवाल को दोहराया। तो वह थोड़ा सोचकर उससे बोली कि तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। मेरे बेटे का जल्दी ही वीज़ा लग गया नौकरी के लिए, तो उसने वहाँ पहले ही अप्लाई कर रखा था और देखो तुम्हारे उसके जीवन में आते ही उसकी कितनी अच्छी जगह नौकरी लग गई। प्रीति मन में सोचने लगी कि लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। अगर वह उन्हें पहले ही बता देती कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है तो इससे उनके सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उसके पति की और भी ज़्यादा इज्जत करते। लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर उसने इस बात की तसल्ली कर ली कि चलो उसके पति की एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और वो अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास, नंद और 20 साल का देवर था जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह बात उसकी सास ने शादी के बाद ही उसे बताई थी। उसे अपने देवर की दिमागी कमजोरी से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसने शादी के बाद यही देखा था कि उसकी सास ही अपने बेटे के सारे काम खुद से करती थी, तो इससे प्रीति को कोई भी मुसीबत नहीं हो रही थी। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। नंद से भी उसकी साधारण बातचीत हो जाया करती थी और पति से भी बात होती रहती थी। लेकिन जब से उसका देवर उसे अजीब तरह की नज़रों से घूर घूर कर यह कहने लगा था कि मुझे दूध पीना है, तब से वो थोड़ा डर गई थी। एक दिन उसकी नंद और सास बाजार गए हुए थे और देवर आंगन में बैठा हुआ खेल रहा था। तभी अचानक से देवर के चीखने की आवाज़ आई तो प्रीति भागकर आंगन की तरफ गई। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका देवर पूरी तरह से भीगा हुआ बैठा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे इस तरह पानी में भीगा देखकर प्रीति परेशान हो गई कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसे छींकें आने लगी। मौसम के बदलाव की वजह से शायद उसे ठंड लग रही थी। उसने सोचा सास भी घर पर नहीं है, अगर देवर बीमार पड़ गया तो वह यही सोचेंगी कि वो अपनी पीठ के पीछे उनके बेटे का ख्याल भी नहीं रख पाई। इसीलिए तुरंत ही भागकर तौलिया लेकर आई। देवर उस वक्त भी चीखता ही जा रहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे शांत कैसे कराए। उसके करीब जाने में उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए हिम्मत करके वो उसके करीब गई और तौलिया से उसका सर पोंछने लगी। तभी अचानक से देवर ने प्रीति का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से वो बुरी तरह से घबरा गई। वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसमें ना जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। प्रीति की तो सांस फूलने लगी थी। वह उसका हाथ पकड़े पकड़े ही उसके और करीब आने लगा। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसकी सास और नंद बाजार से वापस आ गईं। जैसे ही उसकी सास ने देवर को ऐसा करते देखा, उन्होंने तुरंत ही प्रीति का हाथ देवर के हाथ से छुड़ाया। वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो कमरे में आराम से बैठकर गहरी सांस लेते हुए अभी जो कुछ हुआ उसे सोचने लगी कि आखिर देवर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह
उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। लेकिन वो देवर को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत तो ठीक ही नहीं थी। वो अपने बेड पर बैठी अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी सास उसके कमरे में आई और उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू, मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ उससे तुम घबरा गई हो, लेकिन तुम परेशान मत हो। देखो, मेरा बेटा पागल नहीं है, वह दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए तुम उसकी इस हरकत का बुरा मत मानना। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, लेकिन तुम उसे कभी गलत मत समझना। सास की बात सुनकर प्रीति खामोश हो गई, लेकिन उसे बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी। उसने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी कि अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने देवर से दूर ही रहे और उसके सामने कोई ज़रूरी काम हो तभी जाए, वरना नहीं। लेकिन तभी उसकी सास बोली कि तुम अगर मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगी तो देखना, वह तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, बल्कि तुमसे भी दोस्ती कर लेगा। उसे अपनी सास की यह बात समझ नहीं आ रही थी। वह कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे बेटे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। मेरी भी अब उम्र हो गई है, तो मुझसे अब उसका ज़्यादा ख्याल रखा नहीं जाता। उनकी बात सुनकर प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भी समझ गई कि वो डर रही है, तो वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाल रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि तुम भी उसका ख्याल रखो जैसे मैं रख रही हूँ। वो अपनी सास से इनकार नहीं कर पाई। उसने कहा, ठीक है, अब से अपने देवर का ख्याल मैं रखूँगी। तो वह बहुत खुश हो गई। फिर वह कहने लगी, तो फिर मैं उसके सारे कपड़े तुम्हारे कमरे की अलमारी में रखवा देती हूँ, वह आज से तुम्हारे साथ ही लेटेगा। यह सुनकर तो प्रीति के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। उसने तुरंत ही अपनी सास से कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं रात में बहुत गहरी नींद में सो जाती हूँ और अगर उस वक्त मेरे देवर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे तो होश ही नहीं होता जो मैं उसका ख्याल रख सकूँ। इसीलिए उसे आप नंद के कमरे में ही सोने दीजिए, दिन भर मैं उसका ख्याल रख लिया करूँगी। उसकी सास ने उसकी इस बात में हामी तो भर दी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। प्रीति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पागल बेटे की जिम्मेदारी उसके ऊपर ना जाने क्यों डाल रही हैं। अगले दिन से उसकी सास देवर को उसके कमरे में बेड पर बिठा गई। वो जब कमरे में आई तो वह बैठा खेल रहा था। उसने पहली मर्तबा अपने देवर को ध्यान से देखा। उसका देवर काफ़ी अच्छी हेल्थ का था। अगर वह दिमाग से बीमार ना होता तो वह एक बहुत ही खूबसूरत मर्द था। वो अभी उसे गौर से देख ही रही थी कि तभी देवर ने भी उसकी तरफ देखा और उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मुझे दूध पीना है। उसकी यह बात सुनकर प्रीति को शर्म सी महसूस हुई और उसने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया। तभी उसकी सास कमरे में आ गई तो उसने उन्हें बताया कि यह मुझे देखते ही इस तरह की जिद करने लगता है। लेकिन ना जाने क्यों उसकी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह कहने लगी, नहीं बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो, मेरे बच्चे को तो खुद अपना ही होश नहीं है, तो वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अब प्रीति आके अपनी सास से क्या कहती। उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम था। अगली सुबह जब प्रीति नाश्ता लेकर नंद के कमरे में उसे देने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका देवर नंद के बिस्तर पर बिना कमीज पहने पेट के बल लेटा हुआ था। यह देखकर उसके पैर वहीं जम गए और उसे पसीना आने लगा। उस वक्त उसकी ननद कमरे में नहीं थी। वो तुरंत ही नाश्ता रखकर उसके कमरे से बाहर की तरफ दौड़ी तो सामने से नंद आ रही थी, तो वो उससे टकरा गई। वह उस पर चिल्लाकर कहने लगी कि भाभी, आप देखकर नहीं चल सकती क्या। अपनी ननद के इस लहजे को देखकर प्रीति बुरी तरह से घबरा गई। अभी तक उसने उसके साथ इस तरह से कभी बात नहीं की थी। वो उससे बिना कुछ कहे अपने कमरे
में चली आई। कुछ दिन सारे वक्त उसके दिमाग में देवर और ननद को लेकर कई सवाल आते रहे। अब उसे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। रात को बाकी के काम निपटाकर जब वो अपने कमरे में पहुंची तब उसे याद आया कि उसने आज छत से कपड़े तो उतारे ही नहीं। वो तुरंत ही छत से कपड़े उतार कर लेकर आई और नंद के कमरे में उसके कपड़े देने के लिए गई। नंद के कमरे का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था, इसीलिए वो बिना दरवाज़ा खटखटाए सीधा अंदर चली गई तो देखा कि उसकी नंद देवर को कोई गोली खिला रही थी। लेकिन ना जाने क्यों उसे अचानक देखकर वह बुरी तरह से घबरा गई और उसने उस गोली को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है। वो उसके कपड़े वहीं रखकर चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। फिर वो सोचने लगी कि उसके देवर का तो कोई इलाज ही नहीं चल रहा है, फिर नंद उसे कौन सी दवा खिला रही थी और उसके अचानक कमरे में पहुंचने पर उसने उस गोली को छुपा क्यों लिया। आखिर वह ऐसी कौन सी गोली थी। तभी उसने देखा कि उसकी ननद ने डस्टबिन में जाकर कुछ फेंका तो वो नंद के वहां से जाने के बाद तुरंत ही डस्टबिन के पास गई तो उसमें पड़ी हुई चीज को देखकर तो वो बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि वह जिस गोली का पैकेट था उससे उसके दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। दरअसल वह पैकेट मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली गोली का था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ननद देवर को मर्दाना ताकत बढ़ाने की गोली आखिर क्यों खिला रही थी। उसे इस गोली की क्या ज़रूरत। प्रीति के दिमाग में बहुत ही गलत गलत ख्याल आने लगे। वो सोचने लगी कि कहीं उसकी ननद देवर के साथ। फिर उसने खुद को समझाया कि वो बहुत ही घटिया ख्याल अपने दिमाग में ला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके पीछे ज़रूर कोई और वजह होगी, लेकिन आखिर वह कौन सी वजह थी यह उसके समझ में नहीं आ रहा था। सुबह देवर को उस हालत में देखना और अब ये गोली वाला मामला, उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। पहले उसने सोचा कि वो इस बारे में अपनी सास से पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं अगर उसकी सास को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो वो उल्टा अपने लिए ही कोई मुसीबत ना खड़ी कर ले। इसीलिए उसने सोचा कि इस बात का पता अब वो खुद ही लगाएगी कि आखिर उसकी ननद देवर के साथ क्या कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी ननद उसके कमरे में आई और कहने लगी, यह लो भाभी, हल्दी वाला दूध पी लो। प्रीति ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वो दरअसल आजकल मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि रात को हल्दी वाला दूध पीना फ़ायदेमंद रहेगा। मैं अपने लिए दूध बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बनाकर ले चलूं, बस इसीलिए ले आई। प्रीति मन ही मन सोचने लगी, उसकी ननद भी बड़ी अजीब है, कभी बहुत ही ज़्यादा रूखा व्यवहार करती है तो कभी फिक्र करती है। तभी नंद कहने लगी, क्या हुआ भाभी, पी लीजिए दूध। प्रीति ने तुरंत ही दूध पी लिया। उसने सोचा कि अगर उसने नहीं पिया तो शायद यह दोबारा से उस पर चिल्लाने न लगे, क्योंकि इसका तो अब उसे कोई भरोसा ही नहीं लगता कि कब यह नाराज़ हो जाए और कब यह खुश हो जाए। दूध पीने के तुरंत ही बाद उसे ना जाने क्यों बड़ी ही गहरी नींद आने लगी। उसने अपनी ननद से कहा कि मुझे नींद आ रही है तो वह कहने लगी, हाँ हाँ भाभी, आप सो जाइए, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। उसके बाद वह चली गई और प्रीति तुरंत ही लाइट बंद करके लेट गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे ना जाने क्यों अपने बदन में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था और कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ अच्छा ना लग रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को तो वो अच्छी खासी सोई थी, फिर सुबह उठकर अचानक से शरीर में दर्द क्यों होने लगा। उसने सोचा कि फ्रेश हो जाती हूँ तो शायद उसके बाद उसे थोड़ा ठीक लगे। जब वो बिस्तर से नीचे उतरी तो उसे महसूस हुआ कि उसे तो चलने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन ऐसा क्यों था कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पर धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ है। वो बहुत परेशान होने लगी। वो तुरंत ही शीशे के पास गई। वहाँ जाकर देखा तो उसकी गर्दन पर कुछ नाखूनों के निशान थे। यह देखकर तो वो बुरी तरह से घबरा गई। अब वो सोचने लगी कि यह सब आखिर क्या है। क्या रात को सोने के बाद उसके साथ कुछ हुआ है या यह सब उसका वहम है। अभी वो इस बात को लेकर कुछ निश्चित नहीं थी, इसीलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस पूरा दिन उसने जैसे तैसे घर का काम किया और देवर को संभाला, लेकिन उसे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह हो क्या रहा है। 2-3 दिन के बाद लगभग आधी रात को ना जाने कौन से वक्त उसे नींद से खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ और अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस हुई। उसने जल्दी से आंखें खोली, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर किया। तब उसे अपने ऊपर से वह वजन हटा हुआ लगा। वो उठकर सीधा अंधेरे में दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर अपनी सास का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जल्द ही सास ने भी दरवाज़ा खोल दिया और हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वो तुरंत ही अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर नंद भी अपने कमरे से आ गई। सास उसे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ बहू, क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया। उसने अपनी सास से कहा, मेरे कमरे में कोई था। यह कहकर वो रोने लगी। सास ने उसे हैरानी से देखा और बोली, यह तुम क्या कह रही हो। रात के 2 बजे आखिर कौन तुम्हारे कमरे में आएगा। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो। तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल नहीं है, तो भला कौन हो सकता है। उसकी सास ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखती हूँ। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि कमरे की बत्ती तो जल रही थी और कमरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ कुछ भी हुआ हो। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी सिर्फ वहीं पर सिलवटें पड़ी हुई थीं जहाँ वो लेटी हुई थी। उसने अपनी सास से कहा कि मेरा यकीन कीजिए, मेरे कमरे में ज़रूर कोई था। उसकी सास ने नंद की तरफ देखकर कहा, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था, क्या तुमने उसे देखा था। उसकी सास इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। उसकी ननद कहने लगी, भाभी मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। प्रीति डर की वजह से चुपचाप खड़ी रही। तब उसकी सास बोली, तुमने अपने बेकार से ख्वाब की वजह से मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। अब जाओ और आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। अपनी सास और नंद के कमरे से जाने के बाद उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। जैसे ही वो पलटी तो खिड़की के उस पार उसकी नज़र पड़ी, जहाँ से उसे कोई साया दिखाई दे रहा था। उसने गौर से देखा तो वहाँ कोई था जो तुरंत ही भागा। वो दौड़कर जैसे ही खिड़की के पास गई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी नंद उसे खड़ी हुई दिख रही थी। अब वो सोचने लगी, क्या उसकी नंद का कोई आशिक था जो उससे मिलने आया था और उसका और उसकी ननद का कमरा आसपास होने की वजह से गलती से वह उसके पास आ गया। वो सोचने लगी, क्या यह सब इत्तेफाक था या फिर उसे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। पूरी रात उसने करवटें बदलते हुए काटी। सुबह उसने अपनी ननद को आराम से नाश्ता करते हुए देखा। उसे उसके रवैये में कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। प्रीति ने सोचा कि वो अपनी सास को बताती कि कल रात उसने किसी मर्द को कमरे की खिड़की से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं उसकी सास उससे यह ना कहने लगे कि वो उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रही है और कहीं यह बात उस पर ही उल्टी ना पड़ जाए। इसीलिए उसने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी और सोचा कि अब से वो और भी ज़्यादा सतर्क रहेगी ताकि किसी भी तरह के झमेले में ना फंसे। अब प्रीति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि इधर कई दिनों से उसके पति से उसकी बात भी नहीं हो पा रही थी और उसका मायका भी काफ़ी दूर था। वो अकेले अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी यहीं रहना था।
पर यहाँ ना जाने क्या चल रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि इस बार जैसे ही उसकी उसके पति के साथ बात होगी वो उनसे उसे अपने पास बुलाने के लिए कहेगी। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ बाजार लेकर गईं। जब वो लोग वहाँ सामान की खरीदारी कर रहे थे, जिस दुकान से वो सामान ले रहे थे, वहीं उसकी सास की पहचान की कोई औरत उन्हें मिल गई। वह उनसे बात करने में मसरूफ़ हो गई। तभी उसकी नज़र पार्लर पर पड़ी तो उसने सोचा वो थ्रेडिंग करवा ले, जल्दी मौका नहीं मिलता है आने का। उसने अपनी सास से पूछा। उसकी सास ने भी उसे पार्लर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कहा कि जल्दी आना, देर मत करना। उसने कहा ठीक है। थ्रेडिंग करवा कर प्रीति जब पार्लर से बाहर निकली तो सामने उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई हो। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने आप को दिलासा दिया और फिर वो वापस अपनी सास के पास लौट गई। उसकी सास ने जब उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखीं तो कहने लगी कि क्या हो गया बहू। तो प्रीति ने बहाना बना दिया कि उसके सर में दर्द हो रहा है, बस इसीलिए। उसके बाद वो लोग घर वापस लौट आए। घर आकर वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह नज़ारा जा ही नहीं रहा था। अब वो अपने दिमाग पर जोर डालकर सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके सोचने लगी तो उसे कुछ कड़ियाँ जुड़ती हुई सी नज़र आ रही थीं। उसी रात को उसकी ननद एक बार फिर से उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। उसने उससे दूध लेकर पी लिया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि उसकी ननद कुछ कुछ दिनों के बाद उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती है, और जब भी वो दूध पीती है तभी उसे तुरंत ही गहरी नींद आने लगती है। और सुबह उठने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ वह सब हुआ हो, वरना जिस दिन वो दूध नहीं पीती उस दिन तो उसे इतनी गहरी नींद नहीं आती और ना ही सुबह उठकर उस तरह की फीलिंग होती है। इस राज के बारे में जानने के लिए उसने आज जानबूझकर दूध पी लिया और अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके साइड में छुपा कर रख दिया, ताकि वो देख सके कि दूध पीने के बाद आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है जिससे सुबह उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। थोड़ी देर के बाद प्रीति को गहरी नींद आ गई और वो सो गई, और जब सुबह उठी तो आज भी उसे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा दूध पीने के बाद लगता है। वो तुरंत ही उठकर सीधे अपने फ़ोन के पास गई और फिर उसने मोबाइल में जो रात की वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसे देखा। उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली ही गिर गई हो। अब उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी वह भी उसे जाननी थी। पर अब वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। उस दिन उसने घर के सारे काम ठीक से किए और अपने व्यवहार से सास और ननद को जरा सा भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसे उन पर किसी बात का शक है। जैसे ही रात हुई उसकी ननद फिर से उसके कमरे में दूध का गिलास लेकर आ गई। इस बार उसने दूध पीने का उसके सामने नाटक किया। उसे लगा कि उसने हमेशा की तरह पूरा दूध पी लिया, इसीलिए वह तुरंत ही कमरे से निकलकर बाहर चली गई और प्रीति ने उस दूध को फेंक दिया। आधे घंटे के बाद ही उसे कमरे के बाहर से उसकी सास, ननद और एक आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी सास ने नंद से कहा कि जाओ जाकर देखो कि उस पर दूध का असर हुआ है या नहीं। यह सुनते ही वो जल्दी से अपने बिस्तर पर आकर आंखें बंद करके इस तरह से लेट गई जैसे उस पर दूध का गहरा असर हुआ हो। उसकी ननद उसके करीब आई और उसने बड़ी ही बेदर्दी से उसका मुंह पकड़कर इधर उधर घुमाया। प्रीति को उस वक्त काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसने उस दर्द को बर्दाश्त किया और ऐसे दिखाया जैसे वो बेहोशी की हालत में सो रही है। नंद ने तुरंत ही जाकर सास को यह खबर दी। वह तुरंत ही कमरे में आई और कहने लगी, इस लड़की के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पर अभी तक हम जो चाहते हैं वह हमें मिल ही नहीं पा रहा है। तभी उसका देवर उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसने जैसे ही उसके हाथ लगाया
प्रीति ने अपनी आंखें खोल दी और खींच के उसके गाल पर एक तमाचा मारा। उसके अचानक उठ जाने से उसकी सास और नंद भी भौचक्की रह गईं, लेकिन इससे पहले कि वह सब उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करते तभी पुलिस आ गई और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जो उसकी ननद और सास से बातें कर रहा था। प्रीति ने पहले से ही कमरे में कैमरा लगा दिया था और उसे किस तरह से वह लोग बेहोश करके उसके साथ यह सब करने की कोशिश कर रहे थे, वह पूरा वीडियो उसने सबूत के तौर पर पुलिस को दिखा दिया था। वह आदमी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था वह और कोई नहीं बल्कि प्रीति का पति ही था। वह सभी लोग हैरान थे कि प्रीति को उन सब की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तब प्रीति ने पुलिस के सामने उन्हें बताया कि जिस दिन वो पार्लर गई थी तो बाहर निकलते वक्त उसने अपने पति को एक बच्चे के साथ खिलौने की दुकान पर खड़ा देखा। यह देखकर तो वह हैरान ही रह गई थी कि उसका पति तो विदेश में नौकरी कर रहा है, फिर वह यहाँ कैसे है। पहले तो उसने सोचा कि वो खुद ही जाकर उससे यह सवाल करे, लेकिन उसे काफ़ी समय से अपने साथ होने वाली अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई साजिश हो रही है। इसीलिए उसने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और ससुराल वालों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। प्रीति ने सास से कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे जब भी दूध देती थी तो तभी मुझे गहरी नींद आती थी और सुबह उठकर अपने शरीर में दर्द महसूस होता था, इसीलिए मैंने कैमरा लगाकर तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली थी और आज पुलिस को बुला लिया ताकि तुम जैसे धोखेबाज लोगों को मैं सबक सिखा सकूं। उन लोगों ने बताया कि प्रीति के पति की शादी तो पहले ही किसी और से हो चुकी है, लेकिन उसकी सास का दूसरा बेटा दिमागी मरीज था तो उसकी शादी किसी से नहीं हो सकती थी। पर उसकी सास की इच्छा थी कि उसके पागल बेटे का भी वंश आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने दुनिया के सामने अपने बड़े बेटे को कुंवारा दिखाकर उसकी शादी प्रीति से करवा दी। लेकिन बच्चा वह प्रीति से अपने पागल बेटे का पैदा करवाना चाहती थी, इसीलिए विदेश का बहाना बनाकर अपने बड़े बेटे को उसकी पत्नी के साथ कहीं दूसरी जगह रहने के लिए भेज दिया और यहाँ प्रीति को नशीला दूध पिलाकर देवर से उसके साथ यह सब कुछ करवा रही थी जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके ले गई। प्रीति अपने घर वापस लौट आई और अपने पति को तलाक दे दिया। प्रीति की मां ने 2 साल के इंतजार के बाद प्रीति की दोबारा शादी करवा दी। इस दौरान प्रीति की मां को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब प्रीति को ही गलत समझते थे। लेकिन उसके पापा के गांव के दोस्त जब घर आए तब उन्होंने यह सब जानने के बाद प्रीति की मां से अपने बेटे के लिए प्रीति का हाथ मांग लिया। उनके बेटे की पहली शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की बहुत तेज और लड़ाका और पैसे की भूखी थी, इसीलिए उसने किसी पैसे वाले से शादी करने के लिए उनके बेटे से तलाक ले लिया। प्रीति अपनी दूसरी शादी से बहुत डर रही थी क्योंकि उसका पहला तजुर्बा बहुत ही बुरा गया था, लेकिन शादी के बाद अपने पति का व्यवहार देखकर उसे यह समझ आ गया था कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। बस सभी से उसकी यही गुजारिश है, पैसों की चकाचौंध देखकर आंखें बंद करके रिश्ते तय ना करें, बल्कि अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही शादी का फैसला लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।